साल 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हान ने परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन की खोज की। पहली बार दुनिया को पता चला कि किसी परमाणु के टूटने से इतनी ऊर्जा निकल सकती है जिसकी कल्पना भी तब तक मुश्किल थी। इंसान ने सबसे पहले इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया बम बनाने में। बम बनाने के 6 साल बाद 1951 में जाकर अमेरिका में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस किया गया सिविलियन यूज के लिए बिजली पैदा करने के लिए। 1954 में सोवियत यूनियन में भी परमाणु ऊर्जा से बिजली बनने लगी। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान जैसे देशों ने तेजी से न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले प्लांट्स बनाए। आज फ्रांस अपनी जरूरत की लगभग 70% बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाता है। फ्रांस के अलावा स्लोवाकिया 62%, हंगरी 45% बिजली परमाणु ऊर्जा से बना लेते हैं। इसके अलावा बेल्जियम, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक जैसे देश 35 से 40% तक बिजली परमाणु ऊर्जा से बना लेते हैं। इसमें रूस और अमेरिका जैसे देशों का नाम भी आता ही है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाता है। सोचिए, वायु प्रदूषण का झंझट खत्म है, ना आपको धुएं से लड़ना है और ना ही राख को ठिकाने लगाना है। बारिश हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, हवा चले न चले कोई दिक्कत नहीं। यानी मौसम की मार से परे एक कंपैरेटिवली साफ सोर्स ऑफ पावर है। प्रदूषण कुछ तो होता ही है क्योंकि परमाणु संयंत्र से भी कचरा निकलता है और उसे ठिकाने लगाने में बहुत तामझाम करना पड़ता है, लेकिन जो बाकी सोर्सेज ऑफ पावर हैं फिलहाल इंसान के पास, उसकी तुलना में ये साफ है। भारत, जहां आबादी और औद्योगिक विकास के चलते बिजली की काफ़ी मांग है और प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। आप हर साल देखें ठंड में दिल्ली में क्या होता है, वहां न्यूक्लियर एनर्जी एक समाधान हो सकता था। भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तभी शुरू कर दिया था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जीवित थे और डॉक्टर भाभा भी। जवाहरलाल नेहरू को मरे 62 साल हो चुके हैं और डॉक्टर भाभा को मरे 61 साल होने वाले हैं। हमने इस दौरान परमाणु बम बना लिया है, न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर लिया है। हमारे पास आज 3 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन से, यानी हम एक लेजिटिमेट सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन हम परमाणु ऊर्जा के मामले में फिसड्डी हैं। हम अपनी ज़रूरत की महज 3% बिजली न्यूक्लियर प्लांट्स में बना पाते हैं। अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से भारत पर दशकों तक पश्चिमी प्रतिबंध लगे रहे। दुनिया में हमें कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फ्यूल देता नहीं था। बहुत मेहनत से पहले भारत ने दुनिया को समझाया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आत्मरक्षा के लिए है, जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, और बाकी फिर हमें सिविलियन यूज़ करना है। 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होती है। इसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की राह आसान होती है। लेकिन न्यूक्लियर डील होने के बाद भारत ने अमेरिका से हथियार तो खूब खरीदे, लेकिन परमाणु ऊर्जा पर काम इस तेज़ी से नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, फिर न्यूजीलैंड भी पहुंच गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 18 समझौते किए, इसी में से एक यूरेनियम खरीदने का समझौता भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों इंडियन ओशन रीजन के देश हैं, दोनों क्वाड मेंबर्स हैं। दोनों के बीच $50 बिलियन तक का धंधा होने लगा है। 2030 तक दोनों देश इसे $100 बिलियन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका की तरह अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। लेकिन पिछले साल यानी 2025 में एक छोटा डेंट भी लगा था, जो बॉन्डी बीच आतंकवादी हमला हुआ था। 14 दिसंबर 2025 को 2 आतंकवादियों ने 16 लोगों का कत्ल कर दिया था बॉन्डी बीच पर गोलियां चला के। इन बाप बेटों का ताल्लुक हिंदुस्तान के हैदराबाद से था। ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद कड़े इमिग्रेशन रूल्स की मांग हुई। अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले छात्रों का जो वीज़ा क्लियरेंस होता है उसे लेवल 3 में डाल दिया। लेवल 3 यानी इन देशों से आने वाले लोगों को ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी माना जाता है, ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। फिर पिछले कुछ सालों से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों और कामकाजियों की संख्या घटी भी है, क्योंकि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट तो ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ा है। इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा होता है। 18 समझौतों पर दस्तखत होते हैं, एक उसमें यूरेनियम से जुड़ा होता है। वही ऑस्ट्रेलिया जो एक वक्त हमें यूरेनियम देना नहीं चाहता था, अब खुशी खुशी देने को राजी है। ऐसा क्यों हुआ? ऑस्ट्रेलिया का मूड कैसे बदला? इस यूरेनियम से भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितने आगे जा सकता है? और प्रधानमंत्री के इस दौरे का हासिल क्या रहा? आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 19.6 लाख टन यूरेनियम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। इसमें से करीब 12.6 लाख टन यूरेनियम
इस्तेमाल लायक बताया जाता है और इसलिए अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और चीन भी बरसों से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं। भारत की भी नज़र ऑस्ट्रेलिया के मार्केट पर लंबे समय से है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने में अड़चन इसलिए आ रही थी क्योंकि भारत पर यूएस ने और पूरे वेस्ट ने ही कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस टेस्ट का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्ध। स्माइलिंग बुद्धा भी वो लोग बोलते हैं, स्माइलिंग बुद्ध। भारत ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, यानी कि जो परमाणु विस्फोट किया गया है उसका अंतिम लक्ष्य शांतिपूर्ण है। लेकिन यूएस और वेस्ट को चिंता हुई कि भारत अब परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा और इसलिए भारत को फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सप्लाई पर रोक लगनी शुरू हुई। 1974 के बाद दुनिया के 7 देशों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी बनाया। इसमें यूएस था, सोवियत यूनियन, वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जापान थे। इन देशों ने तय किया कि जिन देशों के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक आ चुकी है वो किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और इसमें सिर्फ तकनीक नहीं थी, परमाणु बम बनाने का सामान भी था, न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें यह भी तय किया गया कि हम सभी देशों से एनपीटी साइन कराएंगे, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में यह बनाई गई थी। इसमें दुनिया के देशों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु परीक्षण किए थे, उन्हें परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया। इसमें यूएस है, रूस है, यूएसएसआर तब था, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। भारत जैसे देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा नहीं मिला। भारत ने तब एनपीटी को और आज भी भेदभावपूर्ण ही बताया था और इस पर साइन नहीं किए, इसलिए उसे सिविलियन यूज़ के लिए भी जो टेक्नोलॉजी मिल सकती थी वो नहीं मिली। 1998 में पोखरण में फिर से परमाणु परीक्षण होते हैं, बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है। एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप था बहुत नाराज होता है और भारत पर कड़े प्रतिबंध लगते हैं। अब भारत को यूरेनियम और तकनीक मिलना और मुश्किल हो गया, इसलिए क्योंकि भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किए थे, ऊपर से एक्सप्लोजन एक और कर लिया। यानी आईएईए के अधिकारी भारत आकर न्यूक्लियर प्रोग्राम का परीक्षण तब नहीं कर सकते थे और इससे आईएईए का कहना था कि ये पता नहीं चल पाता है कि भारत का सिविलियन यूज़ के लिए कौन सा प्लांट है और कौन से प्लांट में बम बनाने पर रिसर्च हो रहा है। तो भारत पर बहुत सख्त प्रतिबंध थे। लेकिन फिर 21वीं सदी में वैश्विक राजनीति बदलती है। कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगती है। सभी को भारत के मार्केट में सामान बेचना था क्योंकि भारत के मार्केट का साइज बहुत बड़ा था, तो धंधे के मामले में सारे नियम कायदे ढीले पड़ने लगे। इसलिए पश्चिम ने भी भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध ढीले करने शुरू किए। 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिसमें भारत को न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े सामान को खरीदने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती एनएसजी था क्योंकि भारत एनपीटी पर साइन करने को राजी नहीं था। 2005 में काम शुरू होता है, डील फाइनलाइज होती है 2008 में। ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डील की। जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तभी अमेरिका ने इस एनएसजी वाली प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया। एनएसजी के देशों को समझाया कि भारत एक जिम्मेदार देश है, उसे छूट आपको दे देनी चाहिए। 6 सितंबर 2008 को एनएसजी ने भारत को छूट दे दी और उस समय भारत एनपीटी पर साइन न करने वाला इकलौता ऐसा देश था जिसे इस तरह की छूट दी गई थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दरवाज़ा खटखटाया कि अब तो हमको छूट मिल गया, आप यूरेनियम दीजिए, हम बिजली ही बनाने वाले हैं, परमाणु बम हमारे पास पहले से है। अब एनएसजी ने छूट दे दी थी तो ऑस्ट्रेलिया भी मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन घरेलू मोर्चे पर विरोध की वजह से भारत को एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल नहीं पा रही थी। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट था हिंदुस्तान को यूरेनियम देने के खिलाफ। लेकिन 2011 में ये दिक्कत भी खत्म होती है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की सरकार थी, पीएम थी जूलिया गिलार्ड। दिसंबर 2011 में लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में इस नीति को बदलने का प्रस्ताव रखा जाता है। सम्मेलन में 206 प्रतिनिधि पक्ष में वोट देते हैं, 185 विरोध में। और फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बन गए थे भारत के तब, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी आबट के बीच में एक न्यूक्लियर डील होती है। इस समझौते ने ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात का कानूनी रास्ता खोला। इस समझौते में शर्तें भी थी, जैसे इसे सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम बेचने की इजाज़त दे दी। 2014 में दोनों देशों के बीच समझौता भी हो गया। तो फिर भारत को यूरेनियम की खेप अब तक के क्यों नहीं आई, ये आप पूछ सकते हैं। इसकी वजह ये थी कि सरकारें केवल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती हैं, कुछ छूट दे सकती हैं, काम जो है वो कॉरपोरेशंस करती हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस। ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है लेकिन एक वेस्टर्न कंट्री है। अब
दोनों देशों की कंपनियों के बीच कोई चैनल तब तक बन नहीं पाया था जिससे यूरेनियम आता। उसके अलावा हिंदुस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम करने के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे वो पेचीदा माने गए कॉरपोरेट्स द्वारा। 2025 में भारत सरकार फिर इसको एड्रेस करने के लिए शांति बिल लेके आती है, जिससे देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने में कुछ आसानी होती है। जो विदेशी कंपनी भारत में काम करना चाहती थी उन्हें कुछ छूट भी मिलती है। असल में साल 2010 में भारत सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 लेकर आता है और इस कानून का मकसद था कि अगर भविष्य में कभी न्यूक्लियर प्लांट में काम होता है, हादसा हो जाता है, तो पीड़ितों को जल्दी मुआवजा मिले। लेकिन इस कानून की एक धारा पर दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर कंपनीज को आपत्ति हो गई। क्या? इस कानून में एक ऐसा क्लॉज था जिसमें कहा गया कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सप्लायर को भी जिम्मेदार बताया जा सकता है, और अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में हादसा किसी मशीन या रिएक्टर की खराबी की वजह से होता है तो सबसे पहले प्लांट चलाने वाली कंपनी को ही मुआवजा देना पड़ेगा। इस सब के पीछे वो एक मेमोरी थी कि भोपाल में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो जितनी आसानी से डाउ केमिकल आज तक के बची हुई है और भारत लीगली कुछ कर नहीं पाया है, तो उस तरह की जो चिंता थी कि विदेशी कंपनी यहाँ आकर के मुनाफा भी ले लेगी, अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी भी स्वीकार नहीं करेगी, उन सारी चिंताओं के आलोक में कानून इस तरह से बनाया गया। मतलब क्या निकल गया इसका कि अगर कोई विदेशी कंपनी का बनाया रिएक्टर या उपकरण खराब होता है तो भारत उससे करोड़ों अरबों रुपए वसूल कर सकता था। इस वजह से न्यूक्लियर से संबंधित बिजनेस भारत से कोई करना नहीं चाह रहा था, इसलिए नए रिएक्टर्स बनाने में भी देरी हुई। विदेशी कंपनियों ने मुंह बनाया कि यार इस तरह से तो काम नहीं हो पाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने भी यूरेनियम सप्लाई करने में आनाकानी की। जब आप रिएक्टर्स पे काम नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली सप्लायर्स भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इस एंगल को एड्रेस करने के लिए दिसंबर 2025 में भारत शांति अधिनियम लेके आता है। इसके जरिए कई पुराने नियम बदले जाते हैं, निजी और विदेशी कंपनियों के लिए निवेश का रास्ता आसान किया जाता है, लाइसेंसिंग को ईजी किया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, हादसे की सूरत में विदेशी कंपनी से पूरी वसूली का क्लॉज डाइल्यूट किया जाता है। यही बदलाव ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए भी अहम साबित हुआ। कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया को भारत के परमाणु कानूनों पर संदेह था। तमाम बाधाओं के निपटने के बाद अब ये बाधा भी दूर की गई है। इसलिए प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो यूरेनियम का एक फाइनल समझौता फिर से हुआ। जानकारों ने उम्मीद जताई है कि अब शांति बिल के बाद भारत में न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ा काम कुछ आसान होगा, नए रिएक्टर्स भी बनेंगे और उन्हें चलाने के लिए फ्यूल भी आ पाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारत फिलहाल न्यूक्लियर एनर्जी से 8.8 गीगावाट बिजली बना रहा है। 2047 में इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 9 जून को ये बात दोहराई है कि भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल जो ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई होगा शांतिपूर्ण लक्ष्यों के लिए ही करेगा, और IAEA की निगरानी में ही ये पूरा काम होगा। इस बात की भी संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में ही यूरेनियम की सप्लाई शुरू हो जाए, लेकिन भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। जैसे याद कीजिए, इस साल अप्रैल महीने में भारत ने कहा था कि वो थोरियम रिएक्टर पर भी काम कर रहा है। तमिलनाडु के कलपक्कम में एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर कई हम सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फास्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत महंगी और जटिल तकनीक है। कोई देश किसी को बेचता या देता नहीं है तकनीक, हर देश ने यूनिक सॉल्यूशंस पर काम किया है। अमेरिका और फ्रांस जैसे रईस देशों ने भी इसे स्केल अप नहीं किया है क्योंकि उनको भी बहुत महंगा पड़ रहा है। रूस और चीन में इस तकनीक पर काम चल रहा है। रूस कुछ आगे है, उनके 1 से ज़्यादा रिएक्टर्स इस पर काम करते हैं, लेकिन पारंपरिक परमाणु ऊर्जा ही फिलहाल ग्लोबल स्टैंडर्ड है न्यूक्लियर पावर में। इसलिए भारत थोरियम बेस्ड ब्रीडर प्रोग्राम के साथ साथ दूसरे प्लांट्स भी चाहता है, और इसी के लिए प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इस बाबत एक समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल चुके हैं, उनका अगला पड़ाव न्यूजीलैंड है। 3 दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिताए, 18 समझौते साइन किए, दौरे को सफल कहा जा रहा है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो 3 दिन वहाँ रुके उससे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीयों की हालत भी कुछ सुधरेगी। हमने शुरू में जिक्र किया था कि अप्रैल महीने में भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा को कैटेगरी 3 में डाला गया था। पहले भारतीयों का वीज़ा एप्लीकेशन पहले पायदान में हुआ करता था, फर्स्ट कैटेगरी में, यानी स्क्रूटनी का लेवल कम था, उनके अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा थे। भारत में इस बात को ही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या ब्रिटेन के लोगों से ज़्यादा हो गई है, लेकिन भारतीयों के खिलाफ नफरत जब बढ़ती है तो उसे फ्रंट फुट पर आकर हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया में बाहर से पढ़ने आए छात्रों से वहाँ की अर्थव्यवस्था में $50 बिलियन का योगदान होता है। $50 बिलियन यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, बाहर से आए जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहने जाते हैं वो सिर्फ अपनी जेब नहीं भरते, वो पैसा छापकर अपने देश नहीं लेके जाते,
ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी रोजगार देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर से आए लोग हर साल 13 से 14 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नौकरियां देते हैं। 14 लाख लोग यानी समझ लीजिए 14 लाख परिवार, इतने लोगों की जीविका जुड़ी हुई है इससे, प्रवासियों से। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ माहौल बढ़ा है, खराब हुआ है। 31 अगस्त 2025 को पूरे ऑस्ट्रेलिया में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से रैलियां निकली थी। कई जगह भारतीयों के खिलाफ नारे लगे। थॉमस सीवेल जैसे नेताओं का यही कहना है कि इस देश पर पहला हक हमारा है। भारतीय आते हैं, हमारे नौकरियों पर कब्जा जमाते हैं और संसाधनों को लूट लेते हैं। ये भाषा है वहां के नेताओं की। ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद थॉमस सीवेल जैसे नेताओं पर लगाम कसी जाएगी और भारत विरोधी घटनाओं पर और बारीकी से नजर रखी जाएगी। इसी जानकारी के साथ हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।